क्या कारण था कि इलाहाबाद से राजधानी बदल के लखनऊ बना दिया गया? फॉरेस्ट की परिभाषा, वन की परिभाषा बताइए। भारतीय संविधान में वन्य और वन्य जीव संरक्षण संबंधी प्रावधान कौन सा है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस है? So may I come in? कम इन। Thank you, sir. May I sit? बैठिए बैठ। Thank you, sir. प्रतीक्षा, योर प्रेफर्ड मीडियम इज इंग्लिश और हिंदी? Sir, Hindi preferred. ठीक है, अपने बारे में बताइए। Sir, first of all, good afternoon, sir. गुड सर आफ्टरनून। मेरा नाम प्रतीक्षा त्रिपाठी है। मैं यूपी के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। सर मैंने अपने पढ़ाई में मास्टर्स किया है फिज़िक्स से कानपुर यूनिवर्सिटी से, और सर उसके बाद मैंने इग्नू से एमए किया है सोशियोलॉजी में, और प्रेजेंटली मैं रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर 2020 बैच में हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट एकेडमी में ट्रेनिंग कर रही हूँ सर। प्रशिक्षण आप ले रही हैं, ठीक है। यस सर। आपने लिखा है कि फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट्री वाली परीक्षा में आपको 6ठा रैंक मिला था। यस सर। तो अच्छी बात है, आप ऑलरेडी एक प्रशासनिक सेवा में हैं। आप Yes, बदलाव sir. क्यों चाहती? सर जिस सेवा में मैं हूँ वो नो डाउट सर बहुत ही अच्छी सर्विस है सर, लेकिन एक तो करियर के ग्रोथ में अपने जहाँ पे है वहाँ से एक्सीलेंस प्राप्त करना सर मेरा लक्ष्य है, तो उसके लिए मैं आगे तैयारी कर रही हूँ। और सर दूसरा बदलाव मैं इसलिए सर्विस से चाहती हूँ क्योंकि उसमें सर जैसे अभी रेंज अटैचमेंट हुआ था मेरा 15 दिन के लिए, तो सर उसमें मुझे जानने को मिला कि सर जो मेरा वर्क फील्ड है वो फॉरेस्ट से रिलेटेड है और उसी में सीमित है सर। उसको मैं और थोड़ा बड़ा करना चाहती हूँ, अपने वर्क एक्सपोजर को डायमेंशनल करना चाहती हूँ, इसलिए सर मैं और बदलाव चाह रही हूँ। तो ये जानकारी आपको प्रशिक्षण के दौरान मिली कि आपका कार्य का दायरा फॉरेस्ट तक सीमित रहेगा? नहीं सर, पहले भी था लेकिन उसमें ज़्यादा फील्ड एक्सपोजर मिला। जब मुझे खुद ऑफिस में बैठ के सब काम करना पड़ा तब मुझे लगा कि सर ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ तक ही मेरा दायरा सीमित है और उसके आगे मुझे प्रयास करना है, तो दूसरी अच्छा। जगह जाना होगा। आपने फिजिक्स में एमएससी किया है 2018 में, यस सर। और फिर 2020 में आपने एमए सोशियोलॉजी में भी किया। यस सर। क्या ज़रूरत महसूस हो गई सोशियोलॉजी पढ़ने की? सर एक्चुअली 2018 में जब मैं फ़िज़िक्स कंप्लीट की उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू किया, और उसमें मैंने अपने ऑप्शनल को सोशियोलॉजी रखा। सोशियोलॉजी पढ़ते वक्त मुझे उसमें और रुचि प्रकट हुई। क्यों सर सोशियोलॉजी रखा, फिजिक्स ही क्यों नहीं रखा? सर सोशियोलॉजी रखने के 2 रीज़न थे सर। पहला, चूँकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रही थी तो सर सोशियोलॉजी बेटर लगा क्योंकि उसका सिलेबस कम है और जो काइंड ऑफ कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में सर, तो वो मेरे लिए ज़्यादा नंबर फेच कर सकते हैं एग्ज़ाम और में। फिजिक्स छोड़ने के क्या क्या कारण नजर आए? सर फिज़िक्स छोड़ने का एक कारण ये कि वही कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से लेंदी सिलेबस है, और दूसरा रीज़न सर ये था कि मैंने बीएससी में और एमएससी में अपने फ़िज़िक्स को पढ़ा था, तो सर सोशियो पढ़कर मुझे लगा कि मुझे एक और एरिया में पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, और मुझे प्रशासन में जाना है तो समाज में काम करना होगा और समाज को अधिक तरीके से हम सर जान सकते हैं सोशियोलॉजी पढ़ के, इसलिए मैंने पढ़ा और मास्टर्स भी किया उसमें। अच्छा, यूपी के कुछ प्रख्यात फिजिसिस्ट का नाम बताइए। सॉरी सर, रिकॉल नहीं एक भी नाम? सर यूपी के रिकॉल नहीं कर पा रहे, इंडिया के तो बहुत सारे हैं। इंडिया के तो बहुत सारे हैं, यूपी में बहुत सारे हैं। तो यूपी में भी हैं सर, पार्डन में। अच्छा, आपने लिखा है कि आपको हिंदी कविता लिखना पसंद है। यस सर। किस धारा की कविता लिखती हैं? कविता की शैली आपकी क्या होती है? सर कविता की सर ऐसे सच मुझे शैली नहीं पता, बट मुझे सर मोटिवेशनल या फिर जो मेरे आसपास में हो रहा है या जो मैं महसूस कर रही हूँ सर, मैं उसको कविता में पिरोने की कोशिश करती हूँ। आपको आजकल क्या महसूस हो रहा है? जो यूपी की राज व्यवस्था, कानून व्यवस्था है, वो संतोषजनक है या कवि हृदय को दुष्प्रभावित कर रहा है? सर यूपी की कानून व्यवस्था कुछ मामलों में अगर कवि हृदय से सोचें तो सर कहीं ना कहीं अगर प्रभावित करेगा, और वो पूरे प्रशासन पे कुछ अच्छे पहलू भी हैं कुछ बुरे भी पहलू हैं सर, उन दोनों को समाहित करके लिखने का प्रयास करेगा। ऐसी कोई कविता की रचना की है आप? सर सॉरी सर, अभी तक नहीं किया। कैसी कविता की रचना की है? कोई पंक्ति, एक दो पंक्ति सुनाई। सर अभी 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे था, तो स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित करते हुए सर मैंने कुछ लाइंस लिखी थी जो मैंने अपनी एकेडमी में भी सुनाई थी। सर मैं यहाँ 2 लाइनें सुनाना चाहूँगी।
बिना मौसम हृदय को किल से कूजा नहीं जाता, जहाँ अविराम पलता है वहाँ दूजा नहीं जाता। बड़ा अच्छा है लगता तब युवा आनंद में आता, मानो तिमिर को चीर कर फिर से विवेकानंद आ जाता। थैंक यू गुड। लेकिन ये शैली तो बासी शैली है, ये किसी खास प्रख्यात कवि की शैली है? सर। सॉरी सर, मुझे कविताओं की शैली का कोई बात इतना नहीं। ज़्यादा ज्ञान ठीक नहीं है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, आप रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में काम कर रही हैं। फॉरेस्ट की परिभाषा, वन की परिभाषा बताइए। सर, अगर हम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अकॉर्डिंग देखें तो फॉरेस्ट वो लैंड है जिसको कानून के तहत जंगल वन निर्धारित किया गया है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि पेड़ आएँ, और पेड़ भी आ सकते हैं और पेड़ नहीं भी आ सकते हैं, जिसको कानून ने कुछ तो किया है ना, कितना उसकी कैनोपी एरिया होनी सर चाहिए? 10% प्लस कैनोपी होना चाहिए तो वो फॉरेस्ट कवर में आएगा। 10%। और कितने मिनिमम एरिया कितना जो है वो? मिनिमम सर 1 हेक्टेयर एरिया। 1 हेक्टेयर एरिया। यस सर। ठीक है। इसमें 3 डिवीज़न किया गया है फॉरेस्ट का। यस सर। तीनों डिवीज़न का नाम बता सकती हैं? यस सर। क्या क्या है? सर, एक तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, एक रिजर्व फॉरेस्ट है जो धारा 4 के तहत बनाया गया है, और एक विलेज फॉरेस्ट है। तो सर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है जिसमें सरकार उसको कभी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व घोषित कर सकती है। रिजर्व फॉरेस्ट में किसी भी प्रकार के कार्य नहीं हो सकते हैं, जो कि चाहे वो ग्रेजिंग से संबंधित हों या फिर उसको कभी भी हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्रियल या नॉन इंडस्ट्रियल पर्पसेस से। और विलेज फॉरेस्ट में सर जो कम्युनिटी होल्ड करती है वो फॉरेस्ट आते हैं। ठीक है। डेंस फॉरेस्ट की क्या परिभाषा है? सर डेंस फॉरेस्ट में भी सर 3 प्रकार के आते हैं। एक होता है ओपन डेंस, एक मॉडरेटली डेंस, एक वेरी डेंस आता है। तो सर अगर 40% से प्लस है फॉरेस्ट तो उसको कहेंगे हम मॉडरेटली। 40% से 70% तक अगर कैनोपी है, और अगर कैनोपी 70% से प्लस हो जाती है तो उसको वेरी डेंस कहेंगे, एंड बिलो 40% वो ओपन डेंस कहलाएगा। कैनोपी किस टाइम पर मेजर किया जाता है? सर कैनोपी जब ट्री की मैच्योर ग्रोथ होती है सर उस टाइम पे मेजर करते हैं। डे टाइम का जो है वो कुछ है उसमें, जैसे जो है वो सुबह के 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे या 2 बजे, 4 बजे कैनोपी का डिफाइन किया गया है। उसमें कितने बजे का टाइम जो रखा गया है कैनोपी? कैनोपी होती क्या है? सर कैनोपी वृक्ष का सबसे शीर्ष का भाग होता है, उसकी जितनी भी ब्रांचेस होती हैं जहाँ से कैनोपी शैडो जोन बनाया जाएगा ना, तभी yes, तो जब हम तय करेंगे कि 40% है कि नहीं है 60%। यस सर। तो कैनोपी शैडो जोन जो डिसाइड किया जाता है किस टाइम में किया जाता है? सर सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। इसको नहीं जान रही हैं आप? सर सॉरी सर, अभी नहीं। अच्छा ठीक है। ये बताइए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस है? सर दोनों में प्रोटेक्शन के लेवल के आधार पर डिफरेंस है। सर नेशनल पार्क में हम किसी भी प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मना करते हैं, नहीं हो सकती हैं, जैसे कि ग्रेजिंग है या फिर कलेक्शन ऑफ नॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सर प्रोटेक्शन का लेवल थोड़ा कम होता है, और इसमें जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं सर उनको अलाउ किया जाता है। कार्बन स्टॉकिंग एंड कार्बन अनस्टॉकिंग क्या होता है? सर कार्बन स्टॉकिंग का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाए जाएं और उससे हम जो कार्बन सिंक है उसको डेवलप करें। और अनस्टॉकिंग सर आई थिंक पेड़ों के कटने से संबंधित है। क्लियर सर, मुझे याद नहीं है। कितने % रिक्वायरमेंट है फॉरेस्ट के लिए इंडिया में? सर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के आधार पर अभी भारत सरकार का लक्ष्य है कि 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। और लैंड नहीं है तो फॉरेस्ट है वो हम कैसे बढ़ाएंगे? अंतिम प्रश्न है मेरा। सर जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, लैंड कम है। सर इसको पहला तो काम हम ये कर सकते हैं फॉरेस्ट बढ़ाने के लिए कि जो हमारे पास फॉरेस्ट हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए।
ताकि जब हम मेज़रमेंट करें तो वो कैनोपी के अंडर आएँ और उनको फॉरेस्ट मिलें। सर दूसरा है कि हम अर्बन फॉरेस्ट्री का यूज़ कर सकते हैं, जैसे अर्बन फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, इन सब में हम उन एरियाज़ को यूज़ कर सकते हैं जो कि फॉरेस्ट के अंदर नहीं है बट फॉरेस्ट कवर बनाते हैं। जैसे अब वर्टिकल फॉरेस्ट्री का सर कॉन्सेप्ट आया हुआ है। थैंक यू प्रतीक्षा। थैंक यू। अच्छा, आपने अभी बताया कि आप आरएफओ के रूप में चयनित हुई हैं। यस सर। तो उसके लिए कुछ विशेष शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता होती है? यस सर। क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए? सर उसमें ग्रेजुएशन में साइंस होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम का। साइंस होना चाहिए। अच्छा, देखिए ये माना जा रहा है कि भाई आज अगर मानव जीवन भी बचाना है तो वन और वन्य जीव इनको बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। यस सर। और उसके लिए विशेष योग्यता चाहिए, तभी आप वन और वन्य जीव बचा सकते हैं। यस सर। आपके पास विशेष योग्यता है, आपके पास अवसर है कि संपूर्ण मानव जाति को बचाने के लिए आप वनों और वन्य जीव के संरक्षण कर सकती हैं। यस सर। उसको छोड़कर, इतना बड़ा अवसर छोड़कर, मानव को भविष्य की पीढ़ी के लिए ये अवसर मिला था आपके लिए कि उसका Yes, जीवन sir. सुरक्षित कर सकते हैं। आप जॉब भी छोड़ के यहाँ आना चाहती प्रशासन में, जिसके लिए तो सामान्य योग्यता शैक्षणिक चाहिए। सर इसमें विशेष योग्यता रखने का रीज़न है कि फॉरेस्ट में आने के लिए मैं समझ रहा हूँ कि यस सर। उसके सर नो डाउट सर, फॉरेस्ट में जो मैं इस टाइम जॉब कर रही हूँ सर, ये बहुत ही नोबल जॉब है। इसके तहत हम आज का जो क्लाइमेट चेंज है या वाटर, सॉइल, इस सबसे रिलेटेड इश्यूज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सर, लेकिन उससे भी सर मुझे प्रशासन में आने का मेरा लक्ष्य ये है कि सर वहाँ पे मैं वन तक सीमित रह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर फॉरेस्ट की जॉब के ऊपर भी जो लाइक पॉलिसीज़ मेकर हैं सर, वो प्रशासन के माध्यम से ही हो सकती हैं और उसमें मैं सिर्फ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की सेवा कर पाऊँगी। पर प्रशासन में आकर के सर मैं ना सिर्फ वाइल्ड लाइफ और वन की सेवा कर पाऊँगी, बल्कि मैं अन्य दायरों में भी अपना कौशल दिखा पाऊँगी। चलिए, भारतीय संविधान में वन्य और वन्य जीव संरक्षण संबंधी प्रावधान कौन सा है? सर वन और वन्य जीव को भारतीय संविधान में कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है और इसको डीपीएसपी में भी 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था 48G में। जी यस सर। चलिए कोई नहीं, वो 48A है। 48A, हाँ आई थिंक। और सर हाँ सॉरी, और जो फाउंडे हमारी ड्यूटीज़ हैं तो ड्यूटीज़ में अंडर 51A के G में रखी गई हैं कि हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो वन और वन्य जीवों को बचाए। आप सीतापुर से हैं? यस सर। अच्छा, तो सीतापुर में कुछ ऐसे स्थानों के बारे में बताइए जो स्थान ऐसे हों जहां हम जाना चाहें। यस सर। जी सर, सीतापुर में ऐसा दुनिया का सबसे पवित्र स्थल है नैमिषारण्य। ठीक। और सर उसका मतलब है कि ऐसा अरण्य जहाँ पर निमिष मतलब कोई भी एक दूसरे से द्वेष ना रखता हो। ठीक है। सर ऐसा कहा जाता है पुराणों में कि जब ब्रह्मा जी को एक ऋषियों की तपस्या के लिए जगह देनी थी तो उन्होंने पूछा कि आप कौन सी जगह चाहते हैं जहाँ पे कोई भी पाप ना हो करता हो, सब आपस में अच्छे से रहते हो। तो उन्होंने चक्र छोड़ा और चक्र तीर्थ आज सीतापुर में स्थित है और वो बना और ऋषि आए। सर यहाँ पर वेद व्यास की पीठ है जहाँ पे वेद व्यास ने पुराणों की रचना की। तो वो एक दर्शनीय पुराणों की रचना की है। यस सर, वेद व्यास ने सुनाया था। सर वो है गद्दी बनी हुई है। सर हनुमानगढ़ी का मंदिर है जो बहुत फेमस है और नैमिषारण्य दर्शनीय स्थल है। इतना प्रसिद्ध तीर्थ होने के बावजूद जो टूरिस्ट फुटफॉल है यस सर, वो सीतापुर में बहुत कम दिखाई देता है, क्यों? यस सर। सर आपका कहना सही है सर, फुटफॉल बहुत कम है और जिस तरह से यूपी के अन्य टूरिस्ट प्लेसेस उभर कर सामने आए हैं, सीतापुर का नैमिषारण्य अभी वो हासिल नहीं कर पाया। इसका रीज़न सर है कनेक्टिविटी का इशू है। लखनऊ के नज़दीक होने के बाद भी कनेक्टिविटी का इशू। यस सर। सर एक कहावत कहते हैं कि बड़े वृक्ष के नीचे हमेशा छोटी घासें पनप नहीं पाती हैं। तो हमेशा लखनऊ में फोकस होने के बाद सीतापुर तक कनेक्टिविटी नहीं है। पर इस बार के बजट में मुझे बहुत खुशी हुई है पढ़ करके कि हमारी सरकार ने नैमिषारण्य तीर्थ के विकास के लिए बजट एलोकेट किया है। थैंक यू सर। प्रतीक्षा, यस सर। कभी इलाहाबाद भी यूपी की राजधानी रहा था क्या? हाँ यस सर, रहा था। कब से कब तक? सर एग्जैक्ट डेट नहीं याद कर पा रहे हैं, बट 1937 के पहले आई थिंक जब ये इलाहाबाद रहा था। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। तो फिर क्या कारण था कि इलाहाबाद से राजधानी बदल के लखनऊ बना दिया गया? सॉरी सर,
I need to work upon it. क्या इलाहाबाद स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा था? क्या इस वजह से अंग्रेजों ने वहाँ से राजधानी बदल दी? क्योंकि कलकत्ता के से दिल्ली करने के पीछे भी उनके यही तर्क थे। सर तर्क हो सकते हैं सर, बट हम एग्जैक्टली पढ़ाई नहीं इस पे है, तो सर बता नहीं सकते। राजधानियाँ बदलती रहती हैं। अभी आंध्र प्रदेश की राजधानी का भी कंट्रोवर्सी चल रहा है। यस सर। क्या है, आपको अवगत हैं? यस सर। सर जो आंध्र प्रदेश की राजधानी का इशू चल रहा है सर, उससे अवगत हैं सर। किसी भी राज्य की राजधानी बनाने के पीछे कई सारे तर्क लगते हैं, जैसे कि वो हर एक जो वहाँ का नागरिक है सर वहाँ से रीचेबल हो, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी, कोई भी बड़े आयोजन की सुविधा हो, कानून व्यवस्था अच्छी हो, और टूरिस्ट वगैरह प्लेसेस भी हो जहाँ से जुडिशियल सिस्टम भी पास में हो। ये सब यूपी चीज़ें चूंकि रखी बहुत जाती बड़ा प्रांत है, तो क्या आपको नहीं लगता कि यूपी में 2 या 3 राजधानियां होनी चाहिए? सर 2 या 3 राजधानियां होने से सर व्यवस्थाएं जो प्रशासन की हैं वो और दिक्कतें आ जाएंगी। और यूपी एज अ लखनऊ जो यूपी की राजधानी रही है 1937 से, सर वेल मैनेज्ड किया हुआ है। सर मुझे नहीं लगता कि यूपी में एक से ज़्यादा राजधानियों की ज़रूरत है, वो प्रशासन के पूर्वी ऊपर। उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले जिन नागरिकों को उपेक्षा हो जाती है, आपको पता ही होगा यस सर। कि पिछले 40 साल से ईस्टर्न यूपी में जापानीज एन्सेफेलाइटिस की बीमारी से यस सर। प्रतिवर्ष हजारों बच्चे मर रहे हैं। यस सर। लेकिन लखनऊ चूंकि दूर है, यहाँ के सरकार या प्रशासक के कानों में उनके दर्द की कराहट शायद पहुँचती नहीं है। कोई राजधानी आसपास होती, प्रशासक आसपास होते, तो शायद ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ उस समस्या को देखते। सर ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया है सर, वो बात अलग है कि हाँ जापानीज इंसेफ्लाइटिस का इशू हमने सामने से देखा, बट दिनों दिन सरकार दस्तक अभियान जैसे कई उपाय करके टीका लगवाने का और पहले से ही प्रिकॉशन रखने का काम कर रहा है। सरकार ने सर कई सारे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का भी कॉन्सेप्ट लाए हैं कि लोगों के घर तक पहुंच होनी चाहिए सुविधा की। सर इसके लिए राजधानी बदलने का तर्क सर मुझे सही नहीं लगता। मेडिकल सुविधाएं हो, प्रॉपर कनेक्टिविटी हो सर, इससे हम समस्या का निदान पा सकते हैं। क्या एक अलग एक राज्य ही बना देना चाहिए ईस्टर्न यूपी में? क्योंकि पिछड़ापन भी है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अब देखिए तमिलनाडु में एक अफवाह फैला है, ईस्टर्न यूपी के वर्कर्स को पीटा जा रहा है। यस। कभी महाराष्ट्र में वो पीटा जाता है, कभी पंजाब में उन्हें पीटा जाता है। यस सर। सर राज्य को तोड़ के एक अलग राज्य बनाने की मांग यूपी को 5 प्रदेशों में वितरण करने की मांग तो चलती आ रही है, लेकिन सर जो सबसे बेस्ट सूटेड है उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश की सरकार उस पर काम कर रही है कि सर समस्या का निदान राजधानी बनाने या फिर राज्य में विभाजित करने में नहीं है सर, उसको प्रशासन में हम जितना अच्छे तरीके से उस तक पहुंच बना सकते हैं सर, उससे निदान हल हो जाएगा। ठीक है प्रतीक्षा, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बैठ जाइए प्रतीक्षा। थैंक यू सर। आपका इंटरव्यू है 15 मार्च को ना? यस। और आपने इंटरव्यू 2 बार पहले भी दे रखा है। यस सर। 2020 में यूपीपीसीएस का दिया था, तो क्या स्थिति थी उस वक्त? मेरा 7 मार्क्स से रह गया था फाइनल में और मुझे 70 मार्क्स मिले थे। गुड। और ये एनवायरनमेंट वाले में भी इंटरव्यू दिया था? सर इसमें मुझे 150 में आई थिंक 115 मार्क्स मिले थे। 150 मार्क्स का होता है ये। 115 मिल गए थे। हाँ। और आपने 18 में भी इंटरव्यू दिया था? यस सर। उसमें क्या रहा था? सर उसमें मेरा परफॉर्मेंस मतलब शायद 160 मार्क्स मिले थे। अच्छा, 200 में? हाँ। तो इसका मतलब इंटरव्यू में आप कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। यस। इसलिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। यहाँ भी हम लोग का मूल्यांकन वैसा ही है कि कई उत्तर आपके बड़े प्रभावशाली हैं और एंट्री आपकी ठीक थी, ग्रीटिंग वगैरह, सिटिंग वगैरह ठीक है, ड्रेस भी ठीक है। आई कांटेक्ट वैसे तो ठीक है, मतलब 90% मामलों में। एक आध 2 जगह ऐसा लगा कि आप चोरी चोरी से इधर उधर देखने की भंगिमा, थोड़ा वीडियो देखिएगा तो और स्टेबल रखिए उसको। ओके सर। ठीक है। और फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है, वर्बल एबिलिटी ठीक है। कहीं कहीं चूंकि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रांग है और आप ऑलरेडी प्रशासिका हैं भी, तो आपसे एक्सपेक्टेशन थोड़े और बेहतर हो जाते हैं। तो कई जगह तो आपने उसको जस्टिफाई किया है, जैसे सीतापुर वाले सवाल में आपने काफ़ी अच्छा जस्टिफाई किया, जिस तरह से आपने
नमिशारण वगैरह को बताया या बजट से उसको तुरंत लिंक करके बताया, वो अच्छा रहा। यस सर। लेकिन जब आपसे बर्ड सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क का डिफरेंस पूछा गया, यस सर, तो वहाँ ठीक ठाक उत्तर था, वो उत्तर गलत तो नहीं था सर। एक्चुअली अभी हम जस्ट अभी सुबह ही दिल्ली आए हिमाचल से हैं, और अभी मुझे फिर जाना है, छुट्टी नहीं मिल पाई है, तो सर वो थोड़ा रिवाइज नहीं हो, एग्ज़ाम चल रहे एकेडमी में है, तो सर वो थोड़ा रिवीजन का लैग कर रहे हैं, जो मैं कोशिश करूँगी कि हो जाए। हाँ, तो थोड़ा सा उसमें चूंकि आप ट्रेनिंग पा रही हैं तो उसको लिंक कर, चूंकि आप सोशलॉजी की छात्रा हैं, तो एक तो आप उसको आर्टिकल 19 में उपलब्ध अधिकारों से लिंक करके डिफरेंशिएट कर सकती हैं कि नेशनल पार्क में आर्टिकल 19 वाले कौन से अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं, किस डिग्री तक, और उसमें से कितने अधिकार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में फंक्शनल रहते हैं। ओके सर। दूसरा ये है कि उसको आदिवासी समाज से जोड़कर भी, थोड़ा टेक्निकल आंसर दें सर। हाँ, तो थोड़ा सा आदिवासी समाज से, ताकि एक सोसाइटल कंसर्न रिफ्लेक्ट हो उसके अंदर। और सिर्फ वही फॉरेस्ट वाले में लग रहा था कि थोड़ी सी और गुंजाइश है। वेद व्यास पुराणों के अलावा और किस रचना के लिए प्रख्यात है? सर उन्होंने महाभारत की भी रचना की है। ठीक है। 18 पुराणों की और महाभारत की भी वहीं पे ही की है। सूत जी सुनाते रहे थे और वेद व्यास लिखते रहे, तो उनका वो था कि आप जैसे ही सुनाना बंद कर दोगे फिर मैं लिखूंगा नहीं, आपको कॉन्टिन्यूस सुनाते जाना है, तो वो गद्दी बना दी गई इनकी। ठीक है। सीतापुर में बैठ के महाभारत की रचना कर दी, 18 पुराण की रचना कर दी। जब आप ऐसा कहेंगी तो आपसे एक अलग सवाल पूछा जा सकता है, 18 पुराण का नाम बताइए। यस सर। तो वो सब तैयार करके जाइएगा। ठीक है, लेकिन अदरवाइज बाकी सब चीज़ ठीक है, मेंटल अलर्टनेस है, इंटीग्रिटी है, अवेयरनेस भी ठीक ठाक है लगभग हर डोमेन पे, चाहे हिस्टोरिकल हो, कल्चरल हो, आपने ठीक ठाक बताया। कुल मिला के उत्साहवर्धक है। हमारे पास आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस सुधार के लिए कोई खास सजेशन नहीं है। यस सर। जब इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, बाकी जैसे आप हैं वैसे आप परफॉर्म करिए कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है। एक दो जगह ऐसा लग रहा था कि जैसे सवाल सुनते समय जो मुस्कुरा रही थी आप, किसी किसी को शायद बुरा लग जाए, तो ये ध्यान रखिए कि बहुत सीरियस कंसर्न वाला जब सवाल कोई पूछ रहा हो, जिसमें कि आपकी संवेदनशीलता का मसला है, एडमिनिस्ट्रेटिव अपैथी चाहिए, ओके सर, सिंपैथी चाहिए मान लीजिए, तो वहाँ पर न मुस्कुराए, सेफ रहेगा। ओके सर। अदरवाइज नॉर्मली जो आपको मशवरा दिया है कि स्माइलिंग फेशियल एक्सप्रेशन फेवरेबल रहता है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें अच्छी है। ठीक है सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।